जरा सोचिए, 1991 सोवियत संघ टूट गया। दुनिया में बचा कौन? सिर्फ एक सुपर पावर, अमेरिका। लगा था कि बस अब तो अमेरिका का ही राज चलेगा हमेशा। पर क्या सच में ऐसा ही हुआ? आज हम जानेंगे उन नए प्लेयर्स की कहानी जिन्होंने इस पूरे खेल का नक्शा ही बदल दिया। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस दौर में चलेंगे जब सिर्फ अमेरिका का बोलबाला था। फिर देखेंगे कि कैसे यूरोपियन यूनियन और आसियान जैसे संगठनों ने मिलकर अपनी ताकत दिखाई। इसके बाद बात होगी एशिया के 3 बड़े धुरंधरों की, चीन, जापान और साउथ कोरिया। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब मिलकर हमारी दुनिया के भविष्य को कैसे बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ठीक उस वक्त जब कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था। सोचिए, करीब करीब 50 साल पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी थी। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी, दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसका खेमा। इसी को कहते थे बाइपोलर वर्ल्ड। फिर आया 1991 और अचानक सोवियत संघ बिखर गया और बस अमेरिका दुनिया का इकलौता शहंशाह बन बैठा। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक ही सुपर पावर थी। तो सवाल सबके मन में एक ही था, क्या कोई है जो अमेरिका को टक्कर दे सके? उस वक्त तो जवाब साफ साफ नहीं लगता था। ऐसा लग रहा था कि अब तो बस सब कुछ अमेरिका की मर्जी से ही होगा। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, ये तो एक नई कहानी की शुरुआत थी। और यहीं पे कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, क्योंकि अब उस सवाल का जवाब हाँ है। दुनिया के अलग अलग कोनों से नए नए प्लेयर्स मैदान में उतरने लगे और उन्होंने अमेरिका के एक छत्र राज को सीधी चुनौती दी। अब ये नए चैलेंजर्स भी आप कह सकते हैं 2 तरह के हैं। एक तरफ है यूरोपियन यूनियन और आसियान जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो यूनिटी इज स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूले पर चलते हैं, और दूसरी तरफ हैं चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश जो अपनी जबरदस्त इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर से पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। और यूरोपियन यूनियन और आसियान ये इस बात के बेस्ट एग्जाम्पल हैं कि मिलकर काम करने में, मतलब एकता में, कितनी ताकत होती है। यूरोपियन यूनियन की कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही के बाद। अमेरिका ने मदद की और बर्बाद हुआ यूरोप फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। फिर 1957 में कुछ देश साथ आए और उन्होंने सिर्फ बिजनेस के लिए एक कम्युनिटी बनाई। और फिर साल 1992 में हुई maastricht ट्रीटी, एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट जिसने इन देशों को एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर यानी यूरोपियन यूनियन बना दिया। और इसका नतीजा क्या निकला? एक इकोनॉमिक सुपर पावर। 2016 में यूरोपियन यूनियन की जीडीपी $17 ट्रिलियन से भी ज्यादा थी। अब आप सोच रहे होंगे ये कितना होता है? तो ये उस वक्त भारत की इकोनॉमी से लगभग 5 गुना ज्यादा था। ये दिखाता है कि जब देश साथ मिलके काम करते तो क्या कमाल हो सकता है। पर यूरोपियन यूनियन के लिए सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। एक तरफ तो इनके पास यूरो है जो अमेरिकी डॉलर को टक्कर देती है, फ्रांस जैसा मेंबर है जिसके पास यूएन में वीटो पावर है। लेकिन दूसरी तरफ इनके सदस्य देशों में ही विदेश नीति को लेकर अक्सर मतभेद रहते हैं। कुछ देश तो आज भी यूरो इस्तेमाल नहीं करते, और ब्रिटेन तो यूनियन से अलग ही हो गया, जिसे हम सब ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। चलिए अब यूरोप से चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। यहाँ 10 देशों ने मिलकर 1967 में एक संगठन बनाया जिसका नाम है आसियान। इसका मकसद बड़ा सिंपल है, साथ मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ करना, शांति बनाए रखना और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान कायम करना। एशियान की सबसे यूनिक चीज है उनका एशियन वे। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि वो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं और बातचीत करके मामले सुलझाते हैं। ये तरीका बहुत इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनल और कोऑपरेटिव है। इसी शांत तरीके की वजह से आज आसियान दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। आसियान का फोकस 3 मेन चीजों पर है जिन्हें वो अपने 3 पिलर कहते हैं। पहला, सिक्योरिटी कम्युनिटी, मतलब आपस में शांति बनाए रखना। दूसरा, इकोनॉमिक कम्युनिटी, मतलब एक सिंगल मार्केट और फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना। और तीसरा, सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, ताकि लोगों के बीच सहयोग और विकास को बढ़ाया जा सके। तो ये तो हुई ऑर्गेनाइजेशंस की बात। अब आते हैं उन देशों पर जो अकेले ही दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। और ये हैं एशिया के 3 बड़े दिग्गज, चीन, जापान और साउथ कोरिया।
और इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है चीन का। सोचिए, कुछ दशक पहले तक एक बेहद गरीब और दुनिया से लगभग कटा हुआ देश, और आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स में से एक। ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? पर सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? चीन ने ये सब एक झटके में नहीं किया, बल्कि बहुत सोच समझकर स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को खोला। 70s में मॉडर्नाइजेशन से शुरू किया, फिर ओपन डोर पॉलिसी अपनाई जिससे विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खुल गए, खेती और इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया, और फिर 2001 में WTO का मेंबर बनकर ग्लोबल मार्केट से पूरी तरह जुड़ गया। और अब वो बात जो सबको चौंकाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2040 तक चीन अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। जरा सोचिए, ये ग्लोबल पावर बैलेंस के लिए कितना बड़ा, कितना जबरदस्त बदलाव होगा। लेकिन कहानी सिर्फ चीन की नहीं है। जापान को देखिए, अपनी टेक्नोलॉजी और सोनी, टोयोटा जैसे ब्रांड्स के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, और तो और UN को दूसरा सबसे ज्यादा फंड देने वाला देश भी यही है। और फिर है साउथ कोरिया, जिसने मिरेकल ऑन द हैंड रिवर कर दिखाया, और आज सैमसंग और ह्यूंडई जैसे ब्रांड्स के दम पर दुनिया की एक बड़ी ताकत है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है, आज की दुनिया का जो नक्शा है वो 1991 वाली दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो आज की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि वो एक सुपर पावर वाला दौर अब बीत चुका है। अब हम एक मल्टी पोलर दुनिया में जी रहे हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि यूरोपियन यूनियन, चीन, जापान और आसियान जैसे कई पावर सेंटर्स हैं जो मिलकर दुनिया के बड़े फैसलों पर असर डालते हैं। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। जब दुनिया में एक नहीं बल्कि कई पावरफुल प्लेयर्स हों, तो क्या ये नई दुनिया ज्यादा सहयोग वाली होगी या इसमें टकराव और भी बढ़ेंगे? इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल की तस्वीर तय करेगा।